देखें भाई, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पूरा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम लोग इसमें जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। तो देखें, बंद कर दो गेट, अब खोलना नहीं। जो भी आए वहीं से बोल देना, कदो उधर बैठो। ठीक है, तो देखें, तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है आपका ब्लॉक डायग्राम। किसका? कंप्यूटर का। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो आपके पास दो सेक्शन होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक आपका ये वाला सेक्शन है, एक आपका ये सेक्शन है, ठीक है, और एक सेक्शन ये इसके ऊपर है। ठीक है, एक सेक्शन ये इसके ऊपर है। तो यहां पर अगर देखें तो पूरा जो ये सिस्टम है ये आपका डिवाइड होता है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ठीक है, सौटा बटक लगाओ। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपके पास एक है आपके पास कंट्रोल यूनिट, दूसरी है आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये आपका है मेमोरी सेक्शन। मतलब एक सीपीयू में 3 चीजें होती हैं, एक आपका कंट्रोल यूनिट, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होती है मेमोरी यूनिट। तो इसमें आधा सेक्शन इसके अंदर है और आधा सेक्शन बाहर है। तो अंदर होने का मतलब मेन मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं रैम। मेन मेमोरी मतलब रैम। तो रैम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू का सेक्शन है। फिर एक है आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क आपकी हो गई, ठीक है, या फिर कोई और पेन ड्राइव आपकी हो गई। तो ये आपकी यहाँ पर बाहर शो है। तो बाहर शो होने का पर्पज ये है कि ये सीपीयू का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां से अब जब सीपीयू की बात होती है तो अगर आप कंप्यूटर देखोगे तो कंप्यूटर में कहीं सीपीयू नहीं होता है। कंप्यूटर में कहीं सीपीयू लगाओ, 100 उठा बटक लगाओ। कंप्यूटर में कहीं पर सीपीयू नहीं होता है। तो जब कंप्यूटर में सीपीयू नहीं होता है तो फिर होता क्या, क्यों बोलते हैं हम लोग इसको सीपीयू? उठा बटक लगाओ। खड़े रहो, खड़े खड़े पढ़ो भाई, वहीं वहीं खड़े हो जाओ, ऐसे ही ऐसे ही। बंद कर दो गेट। बता के भेजा था नहीं कि 45 मिनट में आना वापस। कितने बजे नमाज पढ़नी होती तुम्हें? हाँ, तो कहाँ 1:50 हो रहा है? स्टार्ट कितने बजे होती है? तो क्लास चलते हुए अगर रहा करे तो बाहर ही खड़े रहा करो, ठीक है, कल से ध्यान रखें। क्लास चल रही हो तो आप बाहर खड़े रहो, जब ओवर हो जाए तो अंदर आओ। देखें, तो सीपीयू जैसे आप देखते, जैसे ये लैपटॉप है या फिर आपके पास कंप्यूटर है, तो हम लोग बोलते हैं उसको बार बार सीपीयू। बट अगर आप ओपन करते हो तो कहीं सीपीयू दिखता नहीं है। तो सीपीयू दरअसल एक यूनिट है जिसमें कुछ चीजें इंक्लूड की जाती हैं, उसको मिला के हम लोग बोल देते हैं सीपीयू। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सी यूनिट है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब अगर उसमें देखोगे तो आपको कंट्रोल यूनिट भी नहीं दिखेगी, ना तो आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दिखेगा। मेमोरी यूनिट आपको तब भी दिख जाती है कि हार्ड डिस्क कहाँ पे लगी है या फिर जो सेकेंडरी डिवाइस है वो कहां पर लगी है। ठीक है,
तो अब कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है? कंट्रोल यूनिट का मतलब है अप्रोच, ठीक है, कैसे हमको काम करना है उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या है? कैसे हमको ऑपरेशन करने हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है, उसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और मेन मेमोरी मतलब इससे डेटा लेना है, पहुंचाना है, ठीक है। तो जैसे हम आपसे कहें कि ह्यूमन की जो वर्किंग है, ठीक है, अब उसके अंदर एक सीपीयू है, तो आप उसके अंदर देखोगे तो सीपीयू कहीं नहीं मिलेगा, बट उसके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, कब तक वो डेटा को स्टोर कर पाता है, कितनी जल्दी स्टोर कर पाता है, इस सब का कॉम्बिनेशन है सीपीयू। बात समझ गए? तो अब इसके बाद में जब इतना हो गया, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है कि जो भी डेटा आपका है मेन मेमोरी रैम से, तो वो रैम से इसमें जाता है और इससे रैम में वापस आता है, ठीक है। फिर हमारे पास होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, तो ऑक्सिलरी मेमोरी से पहले रैम रोम में जाता है और फिर उसके बाद जैसे आपने मान लो कोई चीज सॉन्ग प्ले करना है, तो सॉन्ग आपका स्टोर है यहाँ पर हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो वो पहले कहाँ आएगा? रैम में, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसको प्ले करना है या एडिट करना है, जो भी है वो सारी चीजें यहाँ से होंगी। समझ पा रहे हैं? अब अगर हम लोग देखें तो दो चीजें और हैं, एक है आपका इनपुट और एक है आउटपुट। तो जो भी आप इनपुट देते हो, तो जो भी आप यहां से इनपुट देते हो तो ये कहां पर जाता है? इसमें, ठीक है। कहां पर? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में वो देखता है, नहीं होता है तो यहां से उठाता है और फिर वो इनपुट इसके थ्रू प्रोसेस होता है और फिर वो आपका आउटपुट में आ जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर एक चीज और समझोगे तो कुछ लाइनें डॉटेड हैं और कुछ लाइनें बिल्कुल स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहां पर डॉटेड लाइन का मतलब है कंट्रोल फ्लो और एरो का मतलब है डेटा फ्लो। तो अब इसका मतलब क्या है? जैसे आपने कुछ इनपुट किया तो यहां से ये कहां गया? मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी या इसमें, दोनों में से कहीं भी, और इससे सीधे मिला आपको आउटपुट, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हो कीबोर्ड से, माउस से, कुछ भी, तो आपने इनपुट किया, मेमोरी में वो चेक हुआ और सीधे आपको आउटपुट मिला। तो अब इसमें सीपीयू का यूज कहाँ है? तो सीपीयू क्या करता है? वो इस पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। ये डॉटेड लाइन है ना, तो डेटा फ्लो का मतलब क्या है? जैसे आपने इनपुट दिया जरूर है, गया वो मेमोरी में है, मेमोरी से डेटा आउट के आउटपुट जरूर आएगा, लेकिन इतने में जो काम हो रहा होगा उसकी देखभाल कौन करेगा? ये पूरा सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर यही है कि इनपुट के लिए ये क्या करेगा? आपका डेटा, ये कंट्रोल फ्लो, ठीक है। मतलब सीपीयू इनपुट डिवाइस पर कंट्रोल करेगा, सीपीयू आउटपुट डिवाइस पर कंट्रोल करेगा, सीपीयू ही आपका ऑक्सिलरी मेमोरी पर कंट्रोल करेगा, सीपीयू ही आपका मेमोरी पर कंट्रोल करेगा। तो सीपीयू का मेन काम है कंट्रोल करना। क्या काम है? कंट्रोल करना, कैसे डिवाइस वर्क करेंगी, कैसे इनपुट जाना है, कैसे आउटपुट जाना है, कैसे ऑपरेशन होना है, ये सब उसका काम है। लेकिन डेटा सीधे कहां कहां फ्लो होता है? इनपुट दिया, मेमोरी से वो ढूंढेगा या स्टोर करेगा और आउटपुट आपका आ जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपको इनकी थोड़ी वर्किंग पता होनी चाहिए। तो कंट्रोल यूनिट को मेन भी कहा जाता है यूनिट, मतलब सारा काम इसी में होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या है कि जो भी आप काम करते हो उसको वो किस अप्रोच से कर रहा है वो आपका डिसाइड होता है कहां पर? अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में, ठीक है। कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी है, या फिर यहां पर जब कैलकुलेशन बोला जाता है तो इसका मतलब यही नहीं होता है कि मैथ का कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब जो भी काम, जैसे गाना आप प्ले कर रहे हो, तो जब सॉन्ग आप प्ले करते हो तो उसमें भी बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं, ठीक है। आपने ओपन किया, प्ले किया, पॉज किया, स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है? कैलकुलेशन है। अभी किसी पर डेटा था, आपने स्किप किया, थोड़ा आगे गए, तो वो दूसरा डेटा। तो जो भी चीजें होती हैं वो सब कहाँ होती हैं? अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये पूरा बोला जाता है क्या? ब्लॉक डायग्राम या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो हमारे पास आती है इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस का मतलब क्या है कि डेटा यहां से यहां जाएगा
और यहाँ पर जो भी अगर उसको ढूंढना होगा तो वो ढूंढेगा तो आउटपुट आएगा, सेव करेगा तब भी यहाँ सेव कर देगा, फिर आपको आउटपुट सेव करेगा। ठीक है, तो मेनली हमारा काम होता है तीन चीजों के बीच में, किसके? इनपुट आउटपुट और मेमोरी, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। तो अब ये समझना है कि ये तीनों लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, क्या समझना है, इनमें आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है। इसका काम क्या है? बस कंट्रोल करना, देखना दूर से और उसको समझना और उनको गाइड करना, फॉलो कराना। ठीक है, बाकी इनमें आपस में इंस्ट्रक्शन होता है। तो यहां पर अगर हम पढ़ें तो इनपुट आउटपुट आईओ इंटरफेस का मतलब क्या है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं आईओ इंटरफेस। तो यहां से अगर पढ़ोगे, द मेथड दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज आईओ डिवाइसेज इज नोन एज आईओ इंटरफेस। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और इंटरनल या एक्सटर्नल मेमोरी के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसी को हम बोलते हैं आईओ इंटरफेस। ठीक है, द सीपीयू इज इंटरफेस्ड यूजिंग स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स बाय द फेरीफेरल्स। फेरीफेरल मतलब समझते हो? फेरीफेरल का मतलब होता है हार्डवेयर जो होते हैं उनको फेरीफेरल बोलते हैं। ठीक है, हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड है, माउस है, तो ये सब आपका क्या होता है? फेरीफेरल। ठीक है, तो लिंक्स बाय द फेरीफेरल कनेक्टेड टू एनी कंप्यूटर सिस्टम, दीज कम्युनिकेशन लिंक्स आर यूज्ड टू रिजॉल्व द डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड फेरीफेरल। देयर एग्जिस्ट स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट बिटवीन सीपीयू एंड फेरीफेरल to supervise the synchronize all the input and output transfer that are called interface। ठीक है, तो अब इंटरफेस का मतलब क्या है? इंटरफेस मतलब ऐसे समझो कि जो सीपीयू है उसके अंदर एक छोटी सी यूनिट है, एक छोटी सी यूनिट है। सीपीयू मतलब समझ रहे हो? सीपीयू ऐसे याद रखें, ये सीपीयू ब्लॉक है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं ना, इनफाइनाइट काम होते हैं, तो उन्हीं में से एक यूनिट है जिसका काम है इनपुट आउटपुट डिवाइस को देखना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को देखना। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं इंटरफेस यूनिट। ठीक है, क्या बोल देते हैं? इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूनिट। ठीक है, मतलब पूरा सीपीयू तो नहीं देखेगा, उसमें सीपीयू का कुछ सेक्शन ऐसा होगा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस पर काम करेगा, उनको वो बैलेंस करेगा। तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो ये है इंटरफेस, ये समझ में आया? इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस का मतलब क्या है? जो मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट हो रही हैं वो कैसे कनेक्ट होंगी, उसको जो इंटरफेस देखता है उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट इंटरफेस। आगे अगर हम लोग इसमें बात करें तो अब आता है हमारा मोड ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर या मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किसके बीच में होना है ट्रांसमिशन? इनपुट और मेमोरी, इनपुट मेमोरी आउटपुट, ये जरूर ध्यान रखना है। सीपीयू का केवल रोल क्या है? कंट्रोल करना। ठीक है, तो अब यहां पर अगर पढ़े, द बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिवाइस इज यूजली स्टोर्ड इन द memory unit. The information that is transferred from the CPU to external device is originated from the memory unit. ठीक है, CPU merely process the information, but the source and target is always the memory. Data transfer between CPU and input-output device may be done in different mode. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब आप इनपुट देते हो तब भी वो पहले मेमोरी में जाता है, और अगर आप आउटपुट चाहते हो तब भी वो मेमोरी से आता है। तो कह रहे हैं कि दोनों ही केस में जो ओरिजिन है वो कौन है? मेमोरी है। दोनों ही केस में ओरिजिन मेमोरी है। तो अब ये तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बात की हुई। अब जो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कंट्रोल हो रही हैं किससे? सीपीयू से। तो वो तीन तरीके से कंट्रोल होती हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से। ठीक है, यहां पे पढ़ेंगे तो डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द पेरिफेरल में बी डन इन एनी ऑफ थ्री पॉसिबल वे, इनमें से तीन। ठीक है, तो पहला है आपका प्रोग्राम्ड आईओ, दूसरा है इंटरप्ट इनिशिएटेड, और तीसरा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसको हम लोग
डीएमए बोलते हैं, ठीक है। तो अब प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता है कि ऐसे समझ लो, फिर पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता है कि हम कुछ पहले से प्रोग्रामिंग सेट कर देते हैं। जैसे सीपीयू है, उसमें हमने कुछ प्रोग्राम्स पहले से बना दिए कि ऐसा होगा तो आपको ऐसा काम करना है, इस तरीके से इनपुट आएगा तो ऐसे वर्क करना है, या इस डिवाइस से आएगा। जैसे आप कभी देखते होगे कि कभी आपने इसके बारे में बहुत ध्यान से नहीं सोचा होगा कि जब आप लैपटॉप में यूएसबी लगाते हो तो आप माउस लगाते हो तो माउस तरीके से वर्क करता है, जब आप कीबोर्ड लगाते हो तो कीबोर्ड तरीके से वर्क करता है, जब आप पेन ड्राइव लगाते हो तो पेन ड्राइव तरीके से, या और कोई डिवाइस लगाओ तो दूसरे। अब पोर्ट तो एक ही है, डिवाइसें आपकी बदल रही हैं, तो अब वो कंप्यूटर कैसे पहचान रहा है कि क्या काम करना है? बात समझ रहे हो भाई? आप मान लो उसमें लगाते हो माउस, अब वो समझ ले कि पेन ड्राइव लगी है, तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि प्रोग्राम्स पहले से डिफाइन है। जैसे ही डिवाइस इनपुट हुई, उसने देखा किस टाइप की ये डिवाइस है, इसका काम क्या है, फिर उसका प्रोग्राम ढूंढता है। प्रोग्राम मतलब पता होगा आपको, ड्राइवर बोलते हैं। तो पहले वो उसको ढूंढता है कि कौन सी यूनिट इसमें लगी है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो प्रोग्राम्ड आईओ का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रोग्रामिंग पहले से होती है। सॉफ्टवेयर बोल लो, ड्राइवर बोल लो, जैसे भी बोलो आप, ठीक है। तो यहां पर यही लिखा है कि it is due to the result of input output instruction that are written in the computer program. Each data item transfer is initiated by an instruction, ठीक है। प्रोग्राम भी बोलते हैं और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आगे बताएंगे। लेकिन चाहे आप प्रोग्राम बोलो चाहे इंस्ट्रक्शन, मतलब ये कह सकते हो प्रोग्राम का पार्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एन इंस्ट्रक्शन इज इन द प्रोग्राम, usually the transfer is from the CPU register and memory. In this case it is required constant monitoring by the CPU and peripheral device, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा है कि जब जैसे कोई इनपुट डिवाइस यूज होनी है, ठीक है, जैसे कीबोर्ड से आपने प्रेस किया तो अब वो कहां जाएगा? CPU देखेगा क्या प्रेस किया है, इस पे क्या ऑपरेशन करना है। तो इसमें कंटिन्यूअसली सीपीयू जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को मॉनिटर करता है। मॉनिटर मतलब हमेशा वो उस पर ध्यान रखता है। जैसे ही पेन ड्राइव लगाई तो तुरंत सीपीयू आपको देता है नोटिफिकेशन, साइड में देता है ना, ये डिवाइस इंसर्ट हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कंटिन्यूअसली उस पर ध्यान रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें आप तो in this case the input output device does not have direct access to the memory, ठीक है, इसमें वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है। a transfer from IO device to memory required the execution of several instruction by the CPU। तो जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई तो वो डायरेक्ट मेमोरी, या पेन ड्राइव तो मेमोरी ही हो गई, माउस लगाया मान लो, तो माउस अब डायरेक्ट हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको क्या करवाना पड़ेगा? सीपीयू से कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब यहां से एग्जीक्यूट हो जाता है, इंक्लूडिंग एन इनपुट इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम डिवाइस टू सीपीयू एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। तो जैसे आपने इनपुट किया तो वो क्या करेगा? सीपीयू से एग्जीक्यूट करवाएगा किसको? इंस्ट्रक्शन को। सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद इनपुट डिवाइस वाला डेटा मेमोरी में सेव हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? मतलब सीपीयू का रोल यहां पर क्या है? कंट्रोल करना और देखना हमेशा कि क्या इनपुट आया है और ये किस तरीके से मेमोरी पर वर्क करना है, सेव करना है या डेटा मेमोरी से उठाना है, जो भी काम करना है, ठीक है। अब इसमें अगर आगे देखेंगे यहां से, in programmed IO the CPU stay in program loop until the input output unit indicate that is ready for the data transfer. This is the time consuming process since it needlessly keep the CPU busy. This situation can be avoided by the using interrupt facility, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जैसे इसमें क्या होता है कि इनपुट डिवाइस पर अगर आप काम कर रहे हो तो सीपीयू आपकी इनपुट डिवाइस पर परमानेंट वॉच करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि आप अगर एक डिवाइस से वर्क कर रहे हो
तो एक डिवाइस के लिए उसका अपना माइंड समझ लो, आप एक काम कर रहे हो तो अब उसमें क्या होगा कि आपका भले ही कम यूज हो रहा हो दिमाग, लेकिन एक तरफ तो यूज हो रहा है, अब दूसरी तरफ आपको काम करना होगा सेम टाइम पे, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका आधा दिमाग इधर है, आधा दिमाग इधर। तो ऐसे ही इसमें अगर मान लो 10 इनपुट डिवाइसेज हैं, तो अब सीपीयू का माइंड कहाँ है, 10 तरफ है, ठीक है, कि इधर से कोई इनपुट ना जाए, इधर से कोई इनपुट ना जाए, इस तरीके से। आ जाओ आ जाओ, 100 उठा बैठक लगाओ। और कोई है? ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, परमानेंट जो सीपीयू है वो बिजी रहता है। क्यों बिजी रहता है? क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस को उसको देखना रहता है कि क्या इनपुट आया, क्या प्रोसेस करनी है। तो इसके लिए हम लोग एक अगला मेथड लेते हैं, और वो मेथड कौन सा है, इंटरप्ट इनिशिएटेड। तो इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे ही पूछे जनरली, इंटरप्ट, ठीक है। तो इंटरप्ट का मतलब होता है रुकावट बोलें या डिस्टरबेंस बोलें, ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पर डिस्टरबेंस का मतलब क्या है कि अब जैसे आपने इनपुट किया, तो अब सीपीयू का दिमाग बिल्कुल इनपुट डिवाइस की तरफ नहीं है, सीपीयू का दिमाग इनपुट डिवाइस की तरफ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इनपुट किया, तो अब जो इनपुट डिवाइस है वो सीपीयू को बोलेगी कि हमने इनपुट दिया है। अब सीपीयू उस पर ध्यान देना शुरू करेगा कि तुम्हारी तरफ से इनपुट आया है, ठीक है। तो अब जब वो पूरा प्रोसेस उस पर कर लेगी, और उसके बाद में आउटपुट डिवाइस को आउटपुट दे देगी, और फिर सीपीयू उनका कनेक्शन भूल जाएगा, फिर उसको कोई मतलब नहीं। फिर जब इनपुट जाएगा, तो फिर इनपुट क्या बोलेगी कि हमारी तरफ से इनपुट गया है, आप चेक करिए। तो वो फिर से उसको चेक करेगा। तो जो ये बीच में बोल रही ना, बोल रही मतलब समझा रहे हैं, ऐसे बोलता कोई नहीं इसमें, तो उसमें जो बीच में एक मैसेज गया है उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरप्ट। पहले क्या हो रहा था, पहले इनपुट डिवाइस को कुछ कहना नहीं, कोई मतलब नहीं, सीधे सीपीयू उसको देख ही रहा है, ठीक है। अब की बार क्या है, सीपीयू उसको देख नहीं रहा है, वो जब भी इनपुट डिवाइस होगी तो वो उससे परमिशन लेकर के और काम शुरू हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा एक पूरा स्टेप, तो सीपीयू उस पर ध्यान देना फिर छोड़ देगा। तो इससे थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हुआ, क्यों, क्योंकि अब उसको कॉन्टिन्यूअसली वॉचिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो यही इसमें लिखा है, सिंस इन द अबव केस वी सॉ द सीपीयू इज केप्ट बिजी अननेसेसरली, दिस सिचुएशन कैन वेरी वेल be avoided by the using an interrupt driven method for the data transfer. By using interrupt facility and special commands to inform the interface to issue an interrupt request signal, ठीक है, whenever data is available from any device, ठीक है। तो अगर इनपुट डिवाइस में डेटा अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल मतलब कुछ इनपुट हुआ है, तो फिर क्या होगा, एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा, किसके लिए, सीपीयू के लिए, ठीक है। जैसे हमने कीबोर्ड में 2 प्रेस, अभी कीबोर्ड आइडियल रखा है, तो अभी सीपीयू के पास कोई इस पे ध्यान नहीं है, हमने प्रेस किया ए, तो जब ए प्रेस करेंगे तो एक इंटरप्ट सिग्नल इशू होगा, किसको, सीपीयू को, कि अब ए एंटर हुआ है, ठीक है। फिर सीपीयू चेक करेगा ए आपने किसके लिए एंटर किया है, एमएस वर्ड के लिए एंटर किया है, या पावर पॉइंट के लिए एंटर किया है, या एक्सप्लोरर पे एंटर किया है, या नोट पैड पे एंटर किया है, अब करना क्या, तो वो एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा, फिर सीपीयू उस पे काम करना शुरू करेगा। इन द मीन टाइम द सीपीयू कैन प्रोसीड फॉर एनी अदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, साथ साथ में वो दूसरे को भी देख सकता है उस समय, भाई इस पे काम हो रहा है, उधर से इंटरप्ट आया, उसको भी उसने देखना शुरू कर दिया। द इंटरफेस whenever it is determined that the device is ready for the data transfer, it initiate a interrupt request signal to the computer. Upon detection of an external interrupt signal, the CPU stop monetarily the task that it was already performing, branches to the service program to process the input output transfer, and then return the task it was originally परफॉर्मिंग, ठीक है। तो यहां पर पूरा समझ में आया। इंटरप्ट मतलब आपको कितना समझना है कि ऑटोमेटिक सीपीयू वॉच नहीं करेगा,
जब इनपुट जाएगा या आउटपुट चाहिए होगा, ठीक है, जैसे आउटपुट का भी होता है, जैसे आउटपुट चाहिए तो वो सीपीयू से रिक्वेस्ट करेगा कि हमें आउटपुट चाहिए, तो सीपीयू उसको आउटपुट देगा। तो इसमें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग नहीं होती। लेकिन इसमें भी थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि इनपुट दिया तो उसने अब सीपीयू को क्या किया, इंटरप्ट किया, तो अब सीपीयू उस पर हो गया बिजी, उसी समय दूसरे ने भी सिग्नल मांगा, ठीक है, तो अब सीपीयू उसी समय उसको भी देख रहा है और उसी समय तीसरे ने इंटरप्ट कर दिया तो उसी को भी उसी समय देख रहा है। तो इसमें भी क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत रहती है, मतलब उतनी ज्यादा तो नहीं रहती है, बट इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। लेकिन उससे पहले इंटरप्ट के टाइप भी होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ इंटरप्ट। तो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट में दो टाइप के इंटरप्ट, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर सीपीयू है तो अब उसको हम लोग दो तरीके से परमिशन मांग सकते हैं, या तो सॉफ्टवेयर बना के, प्रोग्राम बना के, या फिर कोई इंडिविजुअल डिवाइस बना के, इंडिविजुअल डिवाइस। तो जैसे आप पहले देखते होंगे कि जो पिछले समय में पेन ड्राइव वगैरह आती थी या प्रिंटर आते थे, प्रिंटर आप देखे होंगे, कंप्यूटर चलाएं आप लोग, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई काम किए कभी, ठीक है। तो पहले जब आप प्रिंटर चलाते होंगे तो उस समय देखते होंगे कि आप अगर प्रिंटर लगा दें सीपीयू में तो काम नहीं करता था, ठीक है। उसके लिए एक अलग से सीडी आती थी और उस सीडी से उसका सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करना होता था, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो सॉफ्टवेयर था वो वर्क करता था एज अ इंटरप्ट, इनपुट कैसे होना, आउटपुट कैसे होना, सब कुछ, ठीक है। धीरे धीरे अब चीजें जब चेंज हुई तो अब ऐसे ही प्रिंटर लगाते हो काम करना शुरू, अब आपको अलग से उसमें कुछ भी नहीं डालना होता है, ठीक है। तो अब ये दो तरीके से होता है। एक तरीका तो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से प्रिंटर का सॉफ्टवेयर अपलोड कर दो। एक तरीका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पहले से प्रिंटर का सॉफ्टवेयर लोड होके आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप प्रिंटर के अंदर ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो। प्रिंटर के अंदर ही, जैसे वाईफाई प्रिंटर होते हैं, तो अब उस अगर कंप्यूटर ना हो तब भी उसका वाईफाई तो वर्किंग में है ही। तो अब यहां पर क्या हुआ, वो हार्डवेयर रिलेटेड इंटरप्ट और इधर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंटरप्ट। तो दो टाइप के होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में दो टाइप के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। मतलब जो हार्डवेयर यूनिट है मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसमें भी दो तरीके से, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरप्ट आपके इतने टाइप के। आगे अगर हम लोग बात करें तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, तो अ सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट कॉल्ड द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज वन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सॉफ्टवेयर और सिस्टम एज अपोज टू हार्डवेयर। ट्रैप एंड एग्जीक्यूशन आर अदर नेम फॉर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब कह रहे हैं ट्रैप्स भी बोल सकते हो, एग्जीक्यूशन ये एक्सेप्शंस भी बोल सकते हो, आर द अदर नेम, ये दूसरे नाम है। दे सर्व्स एज अ सिग्नल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम आर अ सिस्टम सर्विस टू कैरी आउट अ सर्टेन फंक्शन और रिस्पॉन्ड टू एरर कंडीशन, ठीक है। अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नोन एज इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इज used to create software interrupt. When the interrupt instruction is used, the processor stop what is doing and switch over the particular interrupt handler code. The interrupt handler routine complete the required work or handle any error before handling back control the interrupt application, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है कि जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है तो इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं अलग अलग। तो एक इंस्ट्रक्शन को इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन या इंटरप्ट कोड बोलते हैं, ठीक है। ये इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन मतलब समझ रहे हो, जैसे एक प्रोग्राम है ना, तो प्रोग्राम में बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो हर लाइन का अपना अपना काम है ना। तो हमने मान लिया कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, तो जो ये इंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ वैसे ही सिस्टम से डिमांड करेगा ये कि हमें क्या करना है, कुछ चीज एग्जीक्यूट करनी। तो उस समय सीपीयू जो भी काम कर रहा होगा उसको रोक करके तुरंत इसको देखेगा कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो यहां पर यही चीज लिखा है कि व्हेन द इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड द प्रोसेसर स्टॉप व्हाट इज डूइंग एंड स्विचेज ओवर द पर्टिकुलर इंटरप्ट हैंडलर कोड। बात समझ पा रहे हैं? मतलब ओवरऑल आपको इतना ध्यान रखना है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में जो ये हमको मैसेज देना होता है सीपीयू को कि हमें आपको यूज करना है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू करना होता है। ये कैसे करना होता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका हार्डवेयर, तो इसमें भी वही सेम है। इन द हार्डवेयर इंटरप्ट ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। लाइन मतलब वायर। ठीक है, तो वायर के थ्रू यहां पर क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अ सिग्नल रिक्वेस्ट लाइन इज यूज टू फॉर ऑल द एन डिवाइस। मतलब अगर 10 डिवाइस लगी हैं तो एक लाइन तो सबके लिए कॉमन होती है। कौन सी लाइन? सिग्नल रिक्वेस्ट लाइन। ठीक है, अगर 10 डिवाइस लगी हैं तो एक लाइन तो उनके लिए कॉमन है। ठीक है, टू रिक्वेस्ट एंड इंटरप्ट अ डिवाइस क्लोजेज इट्स एसोसिएटेड स्विच व्हेन अ डिवाइस रिक्वेस्ट एंड इंटरप्ट द वैल्यू ऑफ INTR इज यूज या इज लॉजिकल आर ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डिवाइस। मतलब इसको इतना नहीं याद रखना लॉजिकल आर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो एक लाइन से कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है। अब किसी डिवाइस को कोई काम करना है तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगी और वो उस लाइन के थ्रू पास होगा। लाइन के थ्रू मतलब प्रिंटर, जैसे ऐसे समझो आप कीबोर्ड में इनपुट दे रहे हो, ठीक है, तो वो डायरेक्ट सीपीयू में चला गया, अलग से आपको कुछ जरूरत नहीं है। अब प्रिंटर लगा हुआ है, वो इंटरप्ट देगा, तो उसकी एक लाइन है ना आपके सीपीयू से, तो अब वो उससे इंटरप्ट जनरेट करेगा। तो आपके कितने टाइप के? 2 टाइप के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये ऐसे ही लिखा है, इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं, सीक्वेंस लिखा है कैसे होता होगा काम। तो डिवाइस रेज एंड IRQ, ठीक है। फिर इसके बाद द प्रोसेसर इंटरप्ट द प्रोग्राम currently being executed. The device is informed that its request has been recognized and the device deactivate the request signal. The requested action is performed and interrupt is enabled and the interrupted program is resumed. ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब ध्यान से समझिएगा। An interrupt is enabled and the interrupted program is resumed. ठीक है, interrupted मतलब जो रुका हुआ था, क्योंकि बीच में उसने क्या कर दिया था, जैसे इंटरप्ट सिग्नल आया दूसरे को रोक दिया। ठीक है, तो अब जब वो सिग्नल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से वो उसको रिज्यूम करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, आगे इसमें नोट है कि बोथ द मेथड्स प्रोग्राम्ड IO एंड इंटरप्ट IO रिक्वायर्ड द एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोसेसर टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल and any data transfer must be transfers a path through the processor. Thus both these forms of IO interface suffer the inherent drawback. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये बोला कि जो भी आपके पास CPU है, जो भी इनपुट डिवाइस आउटपुट है, तो दोनों में ही CPU को ध्यान देना पड़ता है। एक में तो तुरंत अपने आप ध्यान देना होता है, एक में रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो कह रहे हैं इन दोनों के ही ड्रॉबैक हैं। तो पहला है द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर रेट इज लिमिटेड बाय द स्पीड विद विच द प्रोसेसर कैन टेस्ट एंड सर्विस अ डिवाइस। तो अब जाहिर सी बात है कि उसका अलग अलग दिमाग बढ़ रहा है, तो उसमें लिमिटेड होगा कि आप इतने समय में इतना काम ही कंप्लीट कर सकते हो। द प्रोसेसर इज टाइड अप इन मैनेजिंग एन इनपुट आउटपुट ट्रांसफर। अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच इनपुट आउटपुट ट्रांसफर। हर एक इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के लिए कोड होना चाहिए। हर एक, जैसे कोई भी काम करना उसके लिए आपके पास कोड होना चाहिए। तो ये दोनों में थोड़े से ड्रॉबैक। तो इसके बाद जो आता है वो DMA। ठीक है, क्या आता है? DMA। अब DMA का मतलब क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस।
तो नाम से ही समझ सकते हो कि अब इनपुट को अगर या आउटपुट को मेमोरी को एक्सेस करना है तो सीपीयू का कोई रोल नहीं। डायरेक्ट क्या मतलब क्या, डायरेक्ट हमको वो चीज एक्सेस करनी है, तो यहां पर सीपीयू का कोई रोल नहीं है। मतलब ऐसे समझो कि एक हमने अलग डिपार्टमेंट बना दिया। पहले सीपीयू ध्यान दे रहा था खुद दोनों में ही, अब सीपीयू ने क्या किया, उसका एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया कि आप तक वो चीज आएगी, आप उसको संभालो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये अब काफी फास्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें सीपीयू का कोई रोल है नहीं, थोड़ा सा होता है बहुत। ठीक है, अब जैसे कोई डिपार्टमेंट है तो अब भले ही उसका सब डिपार्टमेंट हो, बट कोई इमरजेंसी काम होगा तो फिर हायर अथॉरिटी को देखा तो जाएगा, साइन इन तो कराना ही पड़ेगा। तो वही सेम चीज इसमें है। ठीक है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में, पहले जहां उसको मेन को 10 फाइलें देखनी पड़ रही थी तो अब उसको एक देखनी पड़ेगी, 9 जो है वो वहीं से हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, द डेटा ट्रांसफर बिटवीन अ फास्ट स्टोरेज मीडिया सच एज मैग्नेटिक डिस्क एंड मेमोरी यूनिट इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ द CPU. Thus, we can allow the peripheral directly communicate with the each other using the memory buses, removing the intervention of CPU. तो इसका मतलब removing the intervention of CPU मतलब CPU से लेना देना ना रखें ज्यादा। ठीक है, this type of data transfer technique is known as DMA or direct memory access. During DMA, the CPU is ideal and it has no control over the memory buses. The DMA controller take over the buses to manage the transfer directly between the, ये समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहां पर जो CPU था, CPU, ठीक है, इस ये CPU है, ठीक है, ये CPU है और यहां पर एक डीएमए है। ठीक है, कंट्रोलर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डीएमए। अब हुआ क्या, यहां से इनपुट गया, इनपुट। ठीक है, तो जब ये इनपुट जाएगा तो ये जाएगा सीपीयू में ही, जाएगा कहां, सीपीयू में। लेकिन डीएमए क्या बोलेगा, डीएमए जो है सीपीयू से रिक्वेस्ट करेगा किस चीज की, कि जो हमारे पास इनपुट आया है क्या हम ही इसको देख लें। डीएमए क्या रिक्वेस्ट करेगा, सीपीयू से पूछेगा कि एक इनपुट आया है तो उसको हम ही कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो सीपीयू इसको परमिशन दे देगा, बस उसका काम खत्म। अब जो भी काम होगा वो किसका होगा, डीएमए का होगा। समझ पा रहे हैं। तो यहां पर यही लिखा है, यहां पर अगर पढ़ोगे, द डीएमए कंट्रोलर टेक्स ओवर द बसेज टू मैनेज द ट्रांसफर डायरेक्टली बिटवीन द आईओ डिवाइसेज एंड द मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो डीएमए कंट्रोलर जो है वो टेक ओवर कर लेता है किसको, जो बस का मैनेजमेंट है उसको। ठीक है, कैसे उसको मैनेज करना है, बात समझ में आ गया। तो शुरू से जो हमने स्टार्ट किया था वो सीधे से ये था कि हमको कम्युनिकेट करना है इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन या कम्युनिकेशन ऑफ सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेज। ठीक है, तो वो होता है 3 तरीके से। पहले था प्रोग्राम्ड आईओ, दूसरा था इंटरप्ट और तीसरा था डीएमए। इंटरप्ट में क्या होता है, इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है। प्रोग्राम्ड आईओ में पहले से प्रोग्राम है, सीपीयू को कंटिन्यूअसली इनपुट आउटपुट डिवाइस को फोकस करना होता है। डीएमए में क्या होता है कि एक अलग यूनिट है जिसको हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी कंट्रोलर, वो उस पर पूरा कंट्रोल करती है। सीपीयू का इसमें बहुत ही कम रोल रहता है। सीपीयू का बस इतना रोल है कि वो पूछ लेता है एक बार कि हम इसको कर ले। ठीक है, समझ गए कि नहीं, मतलब पूछने का स्पेशल केस। वैसे नॉर्मली तो सीपीयू पहले से बता के रखा है उसको कि ये सारे काम करने। मान लो नया कुछ आया तो फिर वो पूछेगा कि हम ही करें कि आप करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो बस का मतलब वायर, कंप्यूटर में जहां भी बस वर्ड लिखा हो उसका मतलब वायर। जैसे यहाँ पे ये है ना,
तो ये हम लोग ऐसे बोलते हैं वायर, गांव वाली लैंग्वेज में, ठीक है। कंप्यूटर में इसको बोलते हैं बस, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ये डायग्राम है, ठीक है। सीपीयू बस सिग्नल फॉर द डीएमए ट्रांसफर, तो ये पूरा आपका डीएमए मतलब ये सर्किट है कंट्रोलर का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, बस रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। फिर उसको ये ग्रांट करेगा, ग्रांट मतलब परमिशन दे देगा कि ठीक अब आप इस पे काम करें, ठीक है। ये रीड करने का है, राइट करने का है, ठीक है। और ये ए बस और ये एड्रेस बस है और ये डेटा बस। तो इसका सबका मतलब है कि किस डेटा पर काम करना है, वो डेटा कहाँ स्टोर है, रीड करना है कि राइट करना है, ये सब कंट्रोलर का काम है। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत? तो इतना आपका था क्या, कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन द इनपुट आउटपुट। बस रिक्वेस्ट क्या है, इट इज यूज्ड बाय द डीएमए कंट्रोलर टू रिक्वेस्ट द सीपीयू टू, क्या लिखा है भाई, रिलिंक्विश द कंट्रोल ऑफ द बसेज, ठीक है। तो रिक्वेस्ट का मतलब वही है, डीएमए जो है परमिशन मांगता है सीपीयू से कि हमको बसेज पे कंट्रोल चाहिए, बसेज मतलब कम्युनिकेशन पर कंट्रोल चाहिए। फिर बस ग्रांट का मतलब क्या है, इट इज एक्टिवेटेड बाय द सीपीयू टू इन्फॉर्म द एक्सटर्नल डीएमए कंट्रोलर दैट द बस आर हाई इंडिपेंडेंस स्टेट, ठीक है। हाई इंडिपेंडेंस स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास 5 वायर है, कितने वायर है, 5 वायर समझो या 5 डिवाइस समझो, 5 डिवाइस है और उसमें से यूज एक ही होनी है, 4 आइडियल मोड में उनका भी काम है नहीं, तो जो यूज होनी है ना उसको बोलते हैं हाई इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाई। तो यहां पर यही है कि डीएमए कंट्रोलर दैट द बसेज आर इन हाई impedance state and the requesting DMA can take control of the buses. Once the DMA has taken the control of the buses, it transfer the data. This transfer can take place in the many way. इसके अलग अलग तरीके होते हैं ट्रांसफर करने के। क्लियर हो गया बात, बोलो। अब देखें, अब इसके बाद आती है अगली बात, ठीक है। ये आपका एक यूनिट है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सीईटी महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज निमसेट में भी आती है, जो अभी पीछे पढ़ चुके हैं ये निमसेट में भी आती है, लेकिन अभी उसके लिए और भी डीप में आगे पढ़ेंगे, अभी हमने ओवरव्यू लिया है, ठीक है, अभी उसके लिए और भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब ये सीईटी महाराष्ट्र के लिए एक नया टॉपिक है जो पढ़ने जा रहे हैं, ये भी निमसेट में आता है, ठीक है। तो जितना पढ़ेंगे उतना प्लस उससे ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर है आपका इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर। तो अब एक्चुअली में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग जब कंप्यूटर नहीं पढ़ते हैं, आप किसी से बोलो इंस्ट्रक्शन, आप किसी से क्या बोलो, तो उसको लगता है कि कोड, उसको लगता है कोड, और ये बात सही भी है। लेकिन इंस्ट्रक्शन भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो आपके वो सारे इंस्ट्रक्शन जो C++ और जावा इन सब में यूज होते हैं, और एक इंस्ट्रक्शन वो जो हार्डवेयर टाइप पे यूज होते हैं। कौन से, हार्डवेयर, ठीक है। तो हर इंस्ट्रक्शन का एक अपना फॉर्मेट होता है। जैसे आप C जब पढ़े होंगे तो प्रिंटफ लिखते हो, तो अब ऐसा नहीं है इसको जैसे मन हो वैसे लिख दो, जैसे मन होगा मतलब ऐसा नहीं है आप P यहां लिखो RINTF एरो लगाओ और यहां को लिख दो, ऐसा नहीं है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से आप इसको यूज करोगे तो काम करेगा, नहीं वैसे यूज करोगे तो काम नहीं। तो वैसे ही जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो सॉफ्टवेयर एंड पे नहीं है, वो किधर है, क्योंकि आर्किटेक्चर मतलब ही हार्डवेयर, आर्किटेक्चर मतलब ही हार्डवेयर। तो अब हार्डवेयर एंड पे जो आपके पास है यहां से, ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का, ठीक है। अब इस टाइप का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे हम कुछ सेंटेंस होते हैं ना, तो सेंटेंस में आप क्या पढ़ते हो, सब्जेक्ट लगाओगे,
ठीक है, फिर आप वर्ब लगाओगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बीच में और कुछ जरूरत होगा उसका भी स्ट्रक्चर होता है कि कब दा लगाएंगे। ठीक है, तो वैसे यहां पर भी स्ट्रक्चर, जो आप लाइन पास करोगे तो उस लाइन का स्ट्रक्चर जो है उसमें तीन चीजें डिफाइन होती हैं। तो पहली चीज होती है मोड, दूसरी होती है ऑप कोड, और तीसरा ऑपरेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, तो मोड का मतलब है किस मोड पे काम करना है, किस मोड पे काम करना है। ऑप कोड का मतलब क्या होता है कि हमको क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना, भाग करना, क्या करना है, तो वो लिखा होता है ऑपरेंड कोड, इसको बोलते हैं ऑप कोड या ऑपरेंड कोड। ठीक है, और ऑपरेंड एड्रेस मतलब किस पर काम करना है, क्या काम करना है, किस पे करना है। ठीक है, तो अब जब इसमें लिख के भेजा जाता है तो इसको जैसे मान लो हमने यहां पे लिख दिया ऐसे 1, ठीक है, और ऑपरेशन कुछ भी लिख दिया, ठीक है, सम करना है, और ए बी लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब जनरली ऐसे ही समझे, मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये कह दें बाय द वे कि मेमोरी पर काम करना है। किस पे काम करना है, मेमोरी पे। क्या करना है, सम करना है, किन के बीच करना है, ए बी के बीच करना है। ठीक है, तो इस टाइप की जो लाइन लिख के जाएगी उसको बोलते हैं एक इंस्ट्रक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रक्शन। बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर जब ऊपर पढ़ोगे आप तो आपको मिलेगा कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन आर अ सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दैट अ पर्टिकुलर प्रोसेसर अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूट्स। ठीक है, अब इसका भी सिस्टम है, ये इंस्ट्रक्शन जो है उसको हर मशीन नहीं समझ सकती, उसको हर मशीन नहीं समझ सकती, जिस मशीन के लिए होगा वो समझेगी। ठीक है, अब मशीन का मतलब आपने पढ़ा होगा 64 बिट मशीन, 32 बिट मशीन, तो अब जिस टाइप का उसको चाहिए होता होगा उसी टाइप का आपको देना होता है। ठीक है, अ कंप्यूटर परफॉर्म्स टास्क ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। ठीक है, कंप्यूटर वैसा ही काम करता है जैसा इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाएगा। तो एन इंस्ट्रक्शन कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप कॉल्ड फील्ड, ये फील्ड है, पहली फील्ड, दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड। पहली फील्ड किसके लिए, मोड के लिए, ऑप कोड के लिए, और ऑपरेंड और एड्रेस के लिए। तो दीज फील्ड्स इंक्लूड, ये फील्ड इंक्लूड करती हैं क्या क्या, ऑपरेशन कोड जिसको ऑप कोड बोलते हैं, विच स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, जो डिसाइड करती हैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। द एड्रेस फील्ड विच कंटेन्स द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड दैट इज रजिस्टर ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मतलब हमको ऑपरेशन जो करना है वो कहाँ करना है, मेमोरी पे करना है या अलग अलग रजिस्टर होते हैं उनके ऊपर करना है, कहाँ करना है, वो सब यहाँ पर डिसाइड होता है। ठीक है, फिर अगला है मोड फील्ड विच इज स्पेसिफाइज हाउ द ऑपरेंड विल बी लोकेटेड। ठीक है, ऑपरेंड किस टाइप के लोकेटेड होंगे, मतलब कभी कभी क्या होगा, आपने इनपुट दिया कीबोर्ड से, अब उसको मेमोरी में जाने की जरूरत ही नहीं है, उस पर ऑपरेशन लगा, आउटपुट आ गया। कभी ऐसा हो सकता है कि मेमोरी से डेटा उठाया गया, कहां से, मेमोरी से, और उस पर ऑपरेशन हो गया, आउटपुट हो गया। तो अब दो टाइप के तो हो गए, एक इनपुट आउटपुट हो गया, एक मेमोरी। तो ये मोड होते हैं अलग अलग। क्लियर है, इंस्ट्रक्शन कोड जो होता है 3 होता है उसका स्ट्रक्चर, मोड, ऑप कोड, ऑपरेंड। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, बस अभी कैसे बस, ठीक है, तो ये आपका यहां पर 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, एक होता है मेमोरी रेफरेंस, एक रजिस्टर रेफरेंस, और एक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तीनों का फॉर्मेट सेम है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां पर ये है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेमोरी से संबंधित। तो यहां पर क्या है, टोटल जो आपकी बिट है वो 16 होती हैं। टोटल बिट कितनी होती हैं, 16। तो 0 से 11 मतलब 12 बिट, देख पा रहे हो आप, 0 से 11 मतलब 12 बिट। तो 12 बिट में क्या स्टोर होता है, एड्रेस। 12 बिट में क्या होता है, एड्रेस। फिर यहां पर होता है ऑप कोड, क्या होता है, ऑप कोड। 12 से 14 कितने बिट, 3 बिट। ठीक है, ऑप कोड हो गया, और इसके बाद में 1 बिट
मोड की, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिखा है 0 से 11, 12 से 14 और ये 15वीं बिट। बात समझ रहे हो? तो ये कौन सा हो गया आपका मेमोरी रेफरेंस, ठीक है। तो जैसे मान लो ऐसे लिख के दिया गया, ऐसे, ठीक है। मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज्यादा हो गए, ठीक है। मान लो ऐसे आपने पूरा कोड दे दिया। अब जैसे सीपीयू के पास जाएगा, वो अपना देखेगा कि हमें इससे निकालना है मोड, इससे निकालना है ऑप कोड, इससे निकालना है एड्रेस। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये किसका काम? सीपीयू का, ठीक है। मेमोरी वाला समझ में आया। इसके बाद होता है आपके पास वो रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर इन्फ्रेंस इंस्ट्रक्शन। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें सेम है, 0 से 11 तक एड्रेस 12 बिट का, 12 बिट का, और 12 से 14 तक ये फिक्स है इसमें, ये इसमें बदलता नहीं है, ये इसमें क्या है? फिक्स। और ये भी इसमें फिक्स है, इसमें 0 भी फिक्स है, 111 भी फिक्स है, बदलेगा क्या? एड्रेस, ठीक है। तो जैसे ही कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर के पास जैसे ही डेटा गया, इंस्ट्रक्शन गया, वो पहली बिट देखेगा, उसको क्या मिल गई? 0। अगली 3 बिट देखेगा, उसको क्या मिल गया? 1। तो वो समझ जाएगा कि ये डेटा रजिस्टर में होना है, ये सब परफॉर्म कहाँ होना है? रजिस्टर पे, ठीक है। तो यहां पर है द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑप कोड 11 एंड अ 0 इज लेफ्ट मोस्ट बिट, ठीक है। बिट 15th बिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। नोट है द ऑपरेशन कोड इन एन इंस्ट्रक्शन रिफर टू ग्रुप ऑफ बिट्स दैट डिफाइन अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन सच एट ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, शिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन specifies an operation on or a test of the accumulator, ठीक है। तो जो रजिस्टर में काम होते हैं वो मेनली आपके एक्यूमुलेटर पे होते हैं, वो मेनली आपके एक्यूमुलेटर एक टाइप का रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर एक टाइप का रजिस्टर होता है जिसका काम होता है इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करना, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब जैसे आपने 2 + 3 + 4 किया, तो सीपीयू ने इनका सम किया, 5 आया। तो जो ये 5 है, ये थोड़ी देर के लिए कहीं स्टोर होगा, तो वो स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में जो, जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो R1 + R2 जो रिजल्ट आया वो स्टोर हो गया एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर + R3 हुआ तो आपको टोटल सम मिल गया। बात समझ रहे हैं? तो जो इंटरमीडिएट डेटा होता है वो आपका कहां से? एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है कुछ समय के लिए। क्लियर हो गई बात? तो रजिस्टर में क्या याद रखना है? पहली बिट 0, बाकी 3 बिट 1, उसके बाद कुछ भी। अब इसके बाद बात करें तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये 1 फिक्स है, उसमें क्या था? 0, इसमें क्या है? 1, और ये क्या है? 111, ठीक है। यहां पर चेंज होता रहेगा। तो यहां पर जस्ट लाइक द रजिस्टर इन्फ्रेंस इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन डज नॉट नीड अ रेफरेंस टू मेमोरी एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑपरेशन कोड 111 एंड 1 इज द लेफ्ट मोस्ट बिट, द रिमेनिंग 12 बिट इज एड्रेस, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको मेमोरी की जरूरत नहीं है, उनको मेमोरी की जरूरत नहीं। जैसे हमने कीबोर्ड से मान लो 2 टाइप किया, ठीक है। तो अब अगर हम चाहें तो ये काम बिना मेमोरी के भी हो सकता है, ये काम बिना मेमोरी के भी हो सकता है। सीधे आउटपुट इनपुट जनरेट हो, कैलकुलेशन हो और हमको शो हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर 3 टाइप के हो गए। एक टाइप कौन सा? पहला टाइप कौन सा? मेमोरी रेफरेंस। दूसरा रजिस्टर। तीसरा इनपुट आउटपुट। तो पहले वाले में फिक्स है नहीं, लेकिन हो जाता है। जैसे मान लो, अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे है, 0
एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे है 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 ऐसे करके, और आपसे पूछ लिया जाए किस टाइप का है, तो तीन टाइप पढ़े आपने, तीनों में से किस टाइप का? कोई नहीं, तो ये मेमोरी का होगा। क्यों? क्योंकि ये देखना है आपको, ये तीनों 1 1 नहीं है, तो तीनों 1 1 नहीं है तो ना तो इनपुट में जाएंगे ना ही रजिस्टर में जाएंगे, तो मेमोरी में। अब मान लो ऐसे लिखा हो 0 1 1 0 0 1, अब आपसे पूछा जाए किस टाइप का है, तो ये इसको देखोगे, इसको देखोगे, तो ये किस टाइप का? रजिस्टर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी दिमाग में सेट कर सकते हो कि 0 1 1 रजिस्टर, ठीक है, और 4 टाइम 1 इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, बाकी कुछ भी स्टार्टिंग में है तो मेमोरी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कभी कभी ये चीज पूछ ली जाती, समझ गए? तो इतना ही है आपका अभी, बाकी हम लोग इसमें बाकी क्लासेस में पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी अब हम लोग जो इसके बाद पढ़ेंगे वो हमको पढ़ना है मोड्स के। इसमें एक चीज यूज हुई ना, मोड, ठीक है, तो फिर उसमें मोड्स होते हैं, एड्रेसिंग मोड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, इम्प्लाइड मोड, इमीडिएट मोड, ऐसे करके, तो उनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखें, आपको रजिस्टर्स के बारे में एक दिन याद करने के लिए बोला था, पढ़ा होगा आपने कुछ, ठीक है, साइज भी आपको याद कराया था, सुने? साइज, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर याद है, एक्यूमुलेटर, हाँ कल थोड़ी ना। ठीक है, तो देखें उसको याद करने का हम तरीका बता दें आपको कि जहां पर भाई, जहां नहीं हो रहा, यही लिख लो, ठीक है, जहां पर वर्ड यूज हो जाए डेटा वहां होती है 16 बिट, और जहां पर यूज हो एड्रेस वहां पर 12 बिट। ठीक है, आप लोग भूल जाते हो ना कौन सा 16 बिट कौन सा 12 बिट, तो जहां पर यूज हो जाए डेटा वहां 16 बिट, और जहां पर एड्रेस वहां पर, लेकिन दो एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट वाले 8 बिट के, इनपुट आउटपुट 8 बिट के। तो आपके कौन कौन से होते थे याद है? एक तो प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, और दूसरा डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, और एड्रेस रजिस्टर, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, तो यहां पे समझ लो प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है, एड्रेस को नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ये क्या करता है, आप पढ़ो अपनी कॉपी में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के आगे आप लाइन लिखे होंगे, क्या लिखी है आपकी? अगर आप कंफ्यूज हो तो सीधे देखो इंस्ट्रक्शन में कितने बिट लिखी है आपकी, कितनी लिखी? 16 लिखी ना, तो कैसे अगला एड्रेस कर, अगले उसका एड्रेस रजिस्टर कर लेगा? अगर 16 लिखी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पूरा इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा जो पीछे पढ़ चुके हैं अभी, ये इंस्ट्रक्शन ही तो है भाई, ये अभी इंस्ट्रक्शन देखा था कितने बिट का था, 16 बिट का, तो ये रजिस्टर पूरा इंस्ट्रक्शन जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर।
इंस्ट्रक्शन दिमाग में बोलेंगे तो समझ में आ रहा। अब 16 बिट का एक फॉर्मेट है, उसको पूरा पूरा जो स्टोर कर ले उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या बोलते हैं? तो ये कितने बिट का होगा? 16 बिट का। एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस वर्ड आ गया तो 12 बिट। एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर होता है, इंटरमीडिएट डेटा, तो डेटा हो गया तो 16 बिट। डेटा में डेटा है ही, तो ये 16 बिट। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन भी स्टोर है, तो अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, तो इसलिए 12 बिट का। बात समझ रहे हैं? तो आपको अब याद रहेंगे, डेटा मतलब डेटा 16, एक्यूमुलेटर भी डेटा स्टोर करता है मतलब 16, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को ही स्टोर कर लेता है मतलब 16 बिट, और एड्रेस रजिस्टर एड्रेस स्टोर करता मतलब 12 बिट, और प्रोग्राम काउंटर अपने आगे वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है मतलब 12 बिट। इनपुट आउटपुट 8 बिट। क्लियर हो गई बात? याद हो गए? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। बाय द वे अगर आ जाए एग्जाम में आपके कि एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होता है तो आप टिक कर लोगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी बाद में पढ़ेंगे।